नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करें हम लोग एमपी जुडिशरी की। एमपी जुडिशरी भी हर साल एग्जाम निकालती है, तो आप तैयार रहिए एमपी जुडिशरी के लिए। कभी भी वैकेंसी आ सकती है क्योंकि एमपी, राजस्थान, गुजरात ये लोग बैक टू बैक वैकेंसीज निकालते रहते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं एमपी का एग्जाम कौन दे सकता है, कैसे दे सकता है और एमपी की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी और सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के साथ भी। एमपी का एक छोटा सा सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, एमपी के अंदर सीपीसी है, सीआरपीसी, टीपी, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, एविडेंस, एसआरए, लिमिटेशन। ये 9 सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं जो सबको आते हैं। आप किसी भी स्टेट पे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ 9 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं। इसके अलावा एमपी के 2 लोकल एक्ट हैं इसके अंदर, एमपी अकोमोडेशन, एमपी लैंड रेवेन्यू। थोड़ा सा एमपी लैंड रेवेन्यू थोड़ा सा लेंदी है, बाकी इजी है। और देन आता है आपके पास एनआई एक्ट। एनआई एक्ट इसमें जनरली चैप्टर नंबर 17 होता है सब जगह, पर इसमें पूरा एनआई एक्ट है। तो देखा जाए तो एमपी में 3 सब्जेक्ट है जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। बाकी के सारे आप हमेशा पढ़ते, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जो जुडिशरी का कंटिन्यू एग्जाम देता है। इसके साथ ही साथ एमपी के अंदर जो है इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है और जीके जीएस आता है। जीके जीएस में तो ज़्यादा नहीं कह सकते, इसके 20 क्वेश्चन आते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आता है, इसके 10 आते हैं और इसके 140 क्वेश्चन आते हैं, 110 क्वेश्चन आते हैं। यानी एमपी के अंदर लॉ के अंदर, इन लॉ के प्री के एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं प्री के एग्जाम में? 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 110 लॉ का होता है, 10 आपका कंप्यूटर, 10 इंग्लिश और 20 जीके होती है। एमपी ने एक बहुत अच्छा सिलेबस है, एमपी ने हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर रखा है। तो एमपी प्री निकालने के लिए जो आपका मेन फोकस होता है वो होता है आपके पास आपका कंप्यूटर, आपकी इंग्लिश जीके अपार है तो कर नहीं सकते, जितना है चल रहा है। तो कंप्यूटर और इंग्लिश को अपने हाथों में कर लीजिए। एमपी का अकोमोडेशन एक्ट, एमपी का लैंड रेवेन्यू और एनए एक्ट को आप पकड़ लीजिए। अगर ये आप ढंग से कर लेते हो तो एमपी प्री निकालना बहुत ईजी है। 150 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब आता है एमपी का फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपको नोटिफिकेशन से वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आता है क्या अपीयरिंग स्टूडेंट एमपी दे सकता? नहीं। एमपी में आपको एलएलबी का कंप्लीट होना जरूरी है, पर बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो भी सकता, नहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। देन क्या एमपी का एग्जाम आउट ऑफ राजस्थान वाले, सॉरी आउट ऑफ एमपी वाले एग्जाम दे सकते हैं? हाँ जी, एमपी का एग्जाम पूरा इंडिया में से कोई भी दे सकता, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, तो ये एमपी का एक छोटा सा सिलेबस है, आप एमपी को फोकस करके भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं एमपी का, जैसे कि एमपी के अंदर 12 सब्जेक्ट है, तो इस 12 सब्जेक्ट के ऊपर एक वीडियो आपको रोज मिलेगा। यानी एवरी मंडे आपके पास एमपी का एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू आएगा, कैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और साथ साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है एमपी जुडिशरी की क्लासेस भी चलाती है, आप उसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी जुडिशरी की सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बैच अवेलेबल है एमपी के लिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, प्री के अलग से है, मेन के अलग है। साथ ही साथ एमपी के लिए एमसीक्यू क्या बोलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो एमपी का ओवरऑल जितने भी सब अपना एग्जाम का पैटर्न चलता है वैसे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एमपी का पहला सब्जेक्ट में लिया है, तो टोटल आपको 12 वीडियो मिलेंगे, जिसके अंदर एवरी मंडे ही आएगा और हर बार एक सब्जेक्ट आएगा। आज हम एसआरए की तरफ चलते हैं। एसआरए को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? बैरेक्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो स्टडी होती है वो बैरेक्ट से ही होती है। आप अपनी नॉलेज समझ के लिए आप साथ में कमेंट्रीज यानी किताब खरीद सकते हैं, बुक्स ले सकते हैं। एसआरए की एज सच अलग से बुक आती है, तो आपने देखा होगा एसआरए की बुक एमपी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से नहीं आती, पर एसआरए की अगर आपको बुक चाहिए तो बिहार जुडिशरी के अंदर इक्विटी और ट्रस्ट आता है। तो बिहार जुडिशरी की एक बुक आती है जिसके अंदर इक्विटी भी है, ट्रस्ट भी है और एसआरए भी है। तो वहाँ पे आपको एसआरए की बुक मिल सकती है, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए आप वो ले सकते हैं। बाकी एग्जाम में तो आपके पास जो काम आएगा वो डायरेक्ट ही काम आएगा। डायरेक्ट आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, उससे कोई भी पब्लिकेशन चलेगा, डायरेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमपी का एग्जाम हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होता है। तो आइए चलते हैं इसी कड़ी में। आज हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। छोटा सा एक्ट है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आप इसको बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। तो इस छोटे से एक्ट की तरफ चलते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसका नाम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। इसका एक्ट नंबर 47 है। उल्टा कर देते हैं 603 को तो 47 बन जाता है, 11 प्लस कर देते तो 47 आ जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर 3 पार्ट है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पार्ट है और 3 पार्ट को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, ठीक वैसे ही जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो एमपी के अंदर एसआरए के अंदर 3 पार्ट है, 3 पार्ट को डिवाइड किया गया 8 चैप्टर में और 8 चैप्टर के सेक्शन है 42 और 44। ऐसा क्यों लिखा मैंने?
एग्जिस्टिंग में 42 है, लेकिन अगर देखेंगे तो 2 रिपील हो गए, 44 है। अब प्री का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब क्या लिखेंगे, 42 या 44? अगर ऑप्शन में दोनों आ गए तब तो दिक्कत ही है, क्योंकि आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या लिखना है ना। तो वहां पे अब डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि वो 42 को मानते हैं या फिर 44 को मानते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक्सटेंड क्या है इसका, पूरे इंडिया में है। पहले पूरे इंडिया में एक्सटेंड नहीं था, अब एक्सटेंड हुआ। कब से एक्सटेंड हुआ है? 31 अक्टूबर 2019 से इसका एक्सटेंड हुआ है। उसके बाद आता है आपके पास इसका कमेंसमेंट को हुआ 1 मार्च 1964 को हुआ है। अगर देखेंगे तो लिमिटेशन एक्ट है हमारे पास, वो भी 1 मार्च 1964 का है। लिमिटेशन एक्ट और एसआरए दोनों ही 1963 के हैं, और दोनों का ही जो है हमारा कमेंसमेंट डेट उसका 1 जनवरी है, इसका 1 मार्च है और उसका 1 जनवरी है 1964। यानी दोनों ही 1964 का है, दोनों ही 1963 का है, दोनों की फर्स्ट है, लेकिन इसकी 1 मार्च है और उसका 1 जनवरी है। और देन आता है इसके अंदर एक शेड्यूल है, क्या है इसके अंदर एक शेड्यूल है। तो जब भी आप देखते हैं, और सिग्नेचर डेट कब है इसकी? 13 दिसंबर 1963, क्योंकि इसका सिग्नेचर डेट भी पूछी जाने लग गई है। तो यहाँ पे आया, इसके बाद 3 पार्ट है, इसके पास 8 चैप्टर है, एग्जिस्टिंग में 42 सेक्शन है, टोटल मिला के 44 हुआ करते थे, एक्सटेंड पूरे इंडिया में है, 31 अक्टूबर 2019 से हुआ है। इसके जो क्या बोलते हैं सिग्नेचर डेट है वो हमारी 30 दिसंबर 1963 है, और कमेंसमेंट डेट इसकी 1 मार्च 1964 है। इसके पास एक शेड्यूल है, और एमपी जुडिशरी में शेड्यूल से भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 1 कहता है मैं तो प्रीलिमिनरी हूं, मैं तो आपका प्रारंभिक हूं, मैं 1, 2 का 4 हूं। सेक्शन 4 अपने आप में प्री का क्वेश्चन देता है कि भैया ये एसआरए एक प्रोसीजर लॉ है, और प्रोसीजर लॉ भी कैसे, सिविल प्रोसीजर लॉ है, तो लिख दीजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है, और प्रोसीजर लॉ भी कैसे, सिविल का प्रोसीजर लॉ है, ये क्रिमिनल पे अप्लाई नहीं होता है। सेकंड कहता है मैं स्पेसिफिक रिलीफ दूंगा, यहाँ पे 2 तरह की रिलीफ अवेलेबल है, एक स्पेसिफिक एक प्रिवेंटिव। स्पेसिफिक रिलीफ का मतलब जो चीज आपकी है वो आपको मिल के रहेगी, विद कंपनसेशन भी हो सकती है, विदाउट कंपनसेशन भी हो सकती है, या ओनली कंपनसेशन हो सकता है, चीज ना मिले। और प्रिवेंटिव रिलीफ का मतलब उस काम को करने से रोकना, प्रिवेंट करना तो रोकना। ये 3 तरीके से हो सकता है, टेम्पररी से हो सकता है, या परपेचुअल से हो सकता है, या मैंडेटरी से हो सकता है। इट्स मीन अगर आपसे को पूछे टाइप ऑफ इंजेक्शन कहाँ है, तो आपके दिमाग में सिर्फ ऑर्डर 39 आता, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन के टाइप जो है वो यहाँ पे दिए हुए, डायरेक्ट देखेंगे तो 3 है, इनडायरेक्ट देखेंगे तो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है प्रिवेंटिव रिलीफ, इसको बोलते हैं एक तरह से इंजंक्शन, और ये डायरेक्टली 3 तरह के होते हैं जो आपके पास दिए हुए हैं, टेम्पररी इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन, मैंडेटरी इंजेक्शन। इनडायरेक्टली देख ले तो प्रोहिबिटरी इंजेक्शन भी है। टेम्पररी ये देखेंगे हम लोग 37 में, ये देखेंगे 38 में, ये देखेंगे 39 में, और ये देखेंगे हम 42 में, ठीक है। प्रोहिबिटरी इंजेक्शन का देखेंगे 42 में देखेंगे। ये जो हम देखते हैं अपने टेम्पररी इंजेक्शन और कहाँ देखते हैं, सीपीसी में। सीपीसी में कहाँ देखते हैं बेटा, ऑर्डर 39, ये आप सबको पता है, ऑर्डर 39 में। तो क्या कहता है, प्रिवेंटिव रिलीफ 36 से 44 है। फिर इन्होंने क्या किया, इस पार्ट्स को चैप्टर्स में डिवाइड किया। पार्ट 1 प्रीलिमिनरी अपने आप में अकेला, उसको किसी ने डिवाइड नहीं किया। पार्ट 2 है, उसको हमने डिवाइड किया 6 चैप्टर्स में। कितने चैप्टर्स में, 6 चैप्टर्स में। चैप्टर 1 कह रहा है पोजीशन दे दीजिए, रिकवरिंग पोजीशन ऑफ, बात करता है आपके पास प्रॉपर्टी की, कहां से कहां तक है बेटा, 5 to 8। जब आप बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो आपके प्रॉपर्टी की पोजीशन की बात करते हैं 5 to 8, यहाँ पे 2 तरह की प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, एक मिलेगी मूवेबल और दूसरी मिलेगी आपको इमूवेबल। कितने तरह की प्रॉपर्टी मिलेगी बेटा, यहाँ पे 2 तरह की मिलेगी, एक मिलेगी इमूवेबल और एक मिलेगी मूवेबल। ये है सेक्शन 5 to 6 और ये है 7 to 8। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी काम है आप यहाँ भी कर सकते हैं या सीपीसी में। इन्होंने कहा जनरल वे की हम बात करते हैं तो आप सीपीसी के पास जाओ, और सीपीसी के पास रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पे मैं पोजीशन मांगा, पोजीशन मांगने के लिए क्या किया हमने, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसका परफॉर्मेंस कराना पड़ेगा। तो सेकंड कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 9 to 25। क्या क्या, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। अब जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं बेटा, तो हम चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 37 से 67 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है, वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हम सीपीसी में भागे भागे जाते हैं, और हमें हमारी वही चीज चाहिए जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हम भागे भागे एसआरए में आ जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे 9 to 25 तो इसका भी डिवाइडेशन करेंगे हम। जब भी इसको पढ़ना तो ये डिवाइडेशन होगा, सेक्शन 9 से अपना एक डिवाइडेशन होगा, डिफरेंस बेस कर सकते हैं। 10 से लेकर 13 के तक कौन से कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, 14 से 14 के तक किन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं होगा, 15 से लगा के 19 के तक कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, कैसे हो सकता है,
20 से लगाकर 24 कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करता है, और 25 कहता है आपके अवार्ड्स की बात करता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड का परफॉर्मेंस होगा कब नहीं होगा। तो जब भी आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे तो उसको आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सेक्शन 9, 10 से 13, 14 से 14A, 15 से 19, 20 से 24 एंड 25। ठीक है, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके इसको कर सकते हैं याद। देन आता है आपके पास, वापस चलते हैं तो पहला चैप्टर कहता है मैं परफॉर्मिंग ऑफ पोजीशन की मैं क्या बोलते हैं, पहला कहता है रिकवरिंग ऑफ पोजीशन करूंगा 5 to 8, देन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा 9 to 25। तो चैप्टर 2 यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर 3 कहता है रेक्टिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट, हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, वो इंस्ट्रूमेंट किसी कारण से वो सही नहीं है तो म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है उसमें, या फिर क्या बोलते हैं म्यूचुअल मिस्टेक हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइट क्रिएट भी कर सकता है, राइट एक्सटिंग्विश कर सकता है, राइट लिमिटेड कर सकता है। तो उस लिखत को परिशुद्ध करने के लिए हम आएंगे सेक्शन नंबर 26 में। एक ही सेक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेन का एग्जाम का क्वेश्चन देता है। चैप्टर 4 कहता है रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने पहले किया हमें उसको कैंसिल कराना है, उसको भी खंडित करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे सेक्शन 27 से 30, वहाँ हम पढ़ेंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट रेसेस होंगे, कौन से नहीं होंगे, कौन करवा सकता है, कब करा सकता है, कब नहीं करा सकता है, और यदि कॉन्ट्रैक्ट और रेसेस हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देन आता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट हमने रेक्टिफाई करे, उसी इंस्ट्रूमेंट को अब कैंसिल कराना है। पहले तो हम इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराते हैं और देन हम उस इंस्ट्रूमेंट को अब कैंसिल कराते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल कराने जाएंगे, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को किया, आइए इंस्ट्रूमेंट को कैंसिल करते हैं 31 से 33। तो यहाँ पे हमने ठीक किया, यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे, ये भी प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। और देन लास्ट आता है डिक्लेरेटरी डिक्री, जो चीज जिसकी उसको दे दो। डिक्लेरेटरी डिक्री किस किस डिक्लेरेशन की जाती है, 2 टाइप की, एक आपके लीगल राइट की और एक आपके प्रॉपर्टी के राइट्स की बात करता है। तो यहाँ पे 2 बातें करेंगे हम, एक तो आपका लीगल राइट का और एक प्रॉपर्टी राइट का। तो 2 तरह का अपना क्या हो जाता है, 2 तरह का जो है हमारे पास डिक्लेरेशन होता है। पहला आपका लीगल राइट और दूसरा आपका प्रॉपर्टी राइट, क्या से भाटी भवन राठी भवन के नाम से जाना जाए। देन आता है आपके पास, तो क्या बोलता है चैप्टर 1 कहता है रिकवरी पोजीशन की बात करता है, 5 to 8 करता है। चैप्टर नंबर 2 कहता है परफॉर्मेंस की बात करता है, जो बात करता है 9 से 25। तीसरा आता है इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई कराने चलते हैं 26। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट और रेसेस कराने चाहते हैं 27 से लगा के 30। फिर आता है कैंसिलेशन कराते हैं 31 से 33, और देन डिक्लेरेशन कराते हैं 34 से 35। और देन आता है हमारे पास पार्ट नंबर 3 प्रिवेंटिव रिलीफ। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसके पास 2 चैप्टर है, 7 और 8। कितने चैप्टर है इसके पास, 2 चैप्टर है, एक आपका 7 और एक आपका 8। चैप्टर 7 कहता है इंजंक्शन जनरली, यहाँ पे हम आपको स्टे दिला देंगे 36 to 37। यहाँ पे 2 इंजेक्शन है, एक आपका टेम्पररी, एक आपका परपेचुअल। और जब भी टेम्पररी इंजेक्शन की बात आती है तो हमेशा इसके साथ हमें क्या लिखना है, ऑर्डर नंबर 39 क्या है हमारा, CPC। और देन आता है आपके पास परपेचुअल इंजेक्शन 38 से 42, यानी 43 और 44 रिपील हो चुके इसलिए 42। तो अगर पूछे एग्जिस्टिंग कितने सेक्शन है, 42, टोटल कितने थे, 44 है। तो जब भी आपको एसआरए पढ़ना है तो सबसे पहले आपको उसका चैप्टराइजेशन पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 तरह की रिलीफ आपको मिल रही है। एसआरए का मीनिंग क्या होता है, जो चीज आपकी है वही चाहिए। कंपनसेशन चाहिए तो चलो ना CPC में, जहाँ कंपनसेशन है CPC अप्लाई हो जाएगी। तो एसआरए एक प्रोसीजर लॉ है और ये सिविल का प्रोसीजर लॉ है। यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर जो है क्रिमिनल मैटर में अप्लाई नहीं होता है। अब एसआरए का एक सिंपल क्वेश्चन है कि क्या आप सेम मैटर में एसआरए में और उसी मैटर में क्या आप CPC में जा सकते हैं। एक तरफ आप परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं और दूसरी तरफ आप कंपनसेशन का केस लगा देते हैं सेम मैटर पर, तो क्या वहां पे रेस सब जुडाइस लगेगा या नहीं लगेगा। नंबर 2, एक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कराना था। परफॉर्मेंस के लिए अगर आपकी किसी प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस कर दिया, किसी प्रॉपर्टी से आपको डिस्पोजेस कर दिया, तो उस डिस्पोजेस प्रॉपर्टी में फिर से पोजीशन अगर आपको चाहिए तो क्या आप पोजीशन के लिए एसआरए में और सेम प्रॉपर्टी की टाइटल के लिए क्या आप CPC में जा सकते हैं। क्या वहां पे सब जुडाइस लगेगा या नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे लिख के भेजिएगा चैट बॉक्स में। तो जब भी आपको एसआरए पढ़ना है आपके पास बुक्स ला सकते हैं, आप डायरेक्ट ला सकते हैं। साथ ही साथ जो है एसआरए पढ़ने का एक वे है, बहुत क्लिष्ट है, आप समझ के पढ़े, इसको ध्यान से पढ़े तो समझ जाएंगे आप। इसके साथ ही साथ आता है एसआरए के MCQs भी आप सॉल्व करें, मेन के क्वेश्चन है वो भी साथ साथ सॉल्व करें।
100% जहाँ जहाँ एसआरए आता है वहाँ वहाँ एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एमपी में एसआरए का काफ़ी अच्छा रोल है और डायरेक्ट से बार कुछ भी नहीं पूछते, तुझ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो अलग चीज़ें, जैसे कि एडवर्स पोजीशन क्या होता है, तो एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, बाकी सब कुछ इसी से पूछते हैं। बहुत सारे केस लॉज एसआरए से नहीं पूछे जाते हैं, तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है बस उतने ही केसेस आपको पढ़ने, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने। इसी के साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है क्लासेस चलाती है, तो यहाँ पे एमपीजेएस की क्लासेस भी अवेलेबल है। एवरी मंथ हमारे यहाँ पे नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, उसका मतलब रहता है जैसे नया सब्जेक्ट नया बैच स्टार्ट है, मॉर्निंग में हम लोगों का क्लास का टाइम 7:30 होता है और इवनिंग में हमारे क्लास का टाइम 5 PM होता है। मॉर्निंग की चलती है 7:30 से 10:30 चलती है हमारी, और इवनिंग भी 5 to 8 चलती है हम लोगों की। एमपी की मैं बात करूँ तो एमपी के लिए हम लॉ पढ़ाते हैं और एमपी के लिए हम इंग्लिश पढ़ाते हैं, लेकिन एमपी का जो बच्चा ज्वाइन करता है तो उनको कंप्यूटर का और जीके के हम लोग पेपर प्रोवाइड कराते हैं, एमसीक्यूज देते हैं, उनको पढ़ाते नहीं पर एमसीक्यूज देते हैं। एमपी की बात करूँ तो एमपी का फाउंडेशन बैच हमारे पास अवेलेबल है, एमपी की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है। नए बैचेस एमपी के स्टार्ट हो रहे हैं 15 जून को, क्योंकि जैसा मैंने कहा हर मंथ होता है, तो वैसे 15 जून को एमपी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और मॉर्निंग के ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं 7:30 से स्टार्ट हो रहे हैं। इस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, एमपीजेएस की फीस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हर महीने नया बैच होता है उस समय कर सकते हैं, आप बीच में भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 सेक्शन के बाद ज्वाइन किया तो 6 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 से 5 जो सेक्शन है वो आपको आगे वाली क्लास में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस चलती है हमारे यहाँ पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन जोधपुर आके भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपके पास पेशेंस चाहिए, एक ही दिन में सब कुछ नहीं आता है, खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। आपको लगता है मैं 10 ही दिन में सब कुछ कर लूंगी, मैं 15 दिन में सब कुछ कर लूंगी, नहीं हो पाएगा। पढ़ने की जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है आपकी कंटिन्यूटी। यदि आपके पास कंटिन्यूटी है तो ही आप ज्वाइन करें, क्योंकि आप बीच बीच में छुट्टियां करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्लासेस लाइव चलती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। छुट्टियां ले ली तो कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन के आपको नोट्स मिल सकते हैं या क्लास का दूसरा साथी जो आपकी हेल्प कर सकता है, बाकी रिकॉर्डिंग लेक्चर हमारे पास नहीं होता है। ये स्कूल जैसा स्कूल है, स्कूल में रिकॉर्डिंग कोरोना की वजह से मिलती है, बाकी नहीं मिली थी, बिल्कुल स्कूल जैसा स्कूल है। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका फाउंडेशन क्लियर करना, आपको मजबूत करना। देखो आपका सिलेक्शन है या नहीं ये ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूँ, सिर्फ आप और मेरा काम है मेहनत करना। सिलेक्शन लिखा तो कर लेंगे, नहीं लिखा है तो कुछ तो करेंगे, तो इतना अच्छा पढ़ा हुआ जीवन में कहीं रुकेंगे नहीं, ये फिक्स है। अगर मेहनत कर लेते मेरे साथ बराबर तो जीवन में कभी आप रुकेंगे नहीं। तो ये उसी लिए है कि हम रिकॉर्डिंग नहीं देते, हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं, लाइव क्लासेस चलती है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपके पास घर में फाइबर का कनेक्शन होना चाहिए, जो अब तक सभी के घरों में मिल जाता है, वो कोई इश्यू आता नहीं है। इसी कड़ी में हम फिर अगले मंडे आपसे मिलेंगे एमपी के दूसरे सब्जेक्ट के साथ ही साथ 12 आपको देंगे। हर मंडे एमपी का आपको वीडियो मिलेगा और उसमें एक ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू के साथ आपको कैसे क्या करना है, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बस सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक बैरेक्ट, साथ ही साथ इसकी बुक, जैसा कि मैंने कहा उस राइटर का नाम मैं चैट बॉक्स में जरूर लिख के डालूंगी, आप अपने लिए इसके लिए बुक रख सकते हैं। बुक सिर्फ आपके नॉलेज के लिए रहेगी ना, वो एग्जाम के लिए नहीं आएगी, एग्जाम के लिए कोई काम की नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बुक रहेगी। साथ में इसके एमसीक्यूज और मेन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। आज के लिए धन्यवाद।